ये सरकार नमस्कार माहौल सर। सीए फाइनल, सीएस फाइनल और सीए में फाइनल एग्जाम्स जो मई 22 या जून 2022 में होने वाले हैं, अमेंडमेंट लेक्चर सर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अवेटिंग अमेंडमेंट लेक्चर्स फॉर मई 2022 एग्जाम्स। सर सबसे पहली बात ध्यान रखिए सर, बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं है। दूसरी बात, यहां पे मैं अमेंडमेंट नोट्स ओपन करूंगा और उसके साथ एक एक पॉइंट हम बात करते रहेंगे कि पहले क्या था और अभी क्या अमेंड होके क्या प्रोविजन है और उसका क्या रीजन था। ओके सर, थर्ड बात, आपको ये अमेंडमेंट नोट्स कहां से मिलेंगे? सर ये अमेंडमेंट नोट्स क्या है तुम्हें पहले बता देता हूं, ये देखिए आप सर, ये अमेंडमेंट नोट्स है। ये अपनी जो मेन बुक है, सीए फाइनल की जो मेन बुक है सर, वॉल्यूम 1 to 3, उसके उन पेजेस को स्कैन करके अपलोड किया हुआ है जहां जहां जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट थे, सो दैट अगर आपके पास मेन बुक अपनी है या कोई भी दूसरे ऑथर की बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर डायरेक्ट उस पॉइंट पर जहां अमेंडमेंट था, जैसे फॉर एग्जांपल जहां अमेंडमेंट है वहां हमने ए मार्क किया हुआ है, ए फॉर, भाई सीए में ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर अमेंडमेंट सर, तो वहां पे हमने इस तरह से मार्किंग करी हुई है कि वहीं पर अमेंडमेंट है, पूरा पेज अमेंडेड नहीं है। क्लियर? तो आपको अपनी बुक के अंदर इस अमेंडमेंट को इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबसे पहला तो ये। ओके सर, दूसरी बात, नंबर ऑफ पेज आप देखेंगे तो इसके अंदर लगभग 70 के आसपास दिखेंगे, पर सर इतने सारे अमेंडमेंट नहीं है, नंबर ऑफ पेज देख के डरने का नहीं। क्लियर? और हाँ सर, क्योंकि सिंस इन पेजेस में एक एक वर्ड भी अगर चेंज हुआ तो पूरा पेज हमने स्कैन किया, इसलिए नंबर ऑफ पेज आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, बाकी अमेंडमेंट्स बहुत सारे नहीं है। तीसरी बात, जिसने भी, अच्छा हो सकता है मैंने दूसरी या तीसरी बार 2 बार बोल दिया, पर ठीक है, एनीवेज जो भी बात कर रहा हूं मैं सर, जिसने भी कॉन्सेप्चुअली टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं उनके लिए अमेंडमेंट्स पढ़ना बहुत इजी होता है। अमेंडमेंट की वजह से कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होता है, अमेंडमेंट्स आर मियर इंप्रूवमेंट इन द लॉ। जहां पे भी सर गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है या लॉ मेकर से कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडमेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, प्लस कुछ सर्कुलर भी इशू हुए हुए हैं, सर्कुलर्स आर मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। इंडस्ट्री को किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में कोई इशू आ रहा था तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है, सर्कुलर इशू करता है। और हाँ, सर्कुलर के ब्राइट चांस ये होते हैं कि उन सर्कुलर के बेस पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। कुछ टाइम हुआ भी ऐसा कि सर डायरेक्ट उस सर्कुलर के बेस पे एक क्वेश्चन बन गया और उसी सर्कुलर के बेस पे आपका आंसर आपको देना था, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए अगर आपने ये अमेंडमेंट लेक्चर देखे हुए हैं, अमेंडमेंट नोट्स आपने देखे हुए तो। ओके अच्छा, नेक्स्ट बात सर, ये अमेंडमेंट नोट्स कहां से मिलेंगे? सर अपनी जो वेबसाइट है ymconcept.com, उसमें फ्री पीडीएफ एंड अमेंडमेंट नोट्स वाला टैब दे रखा है सर, वहां पर जाके आप अमेंडमेंट नोट्स फॉर मई 2022 फॉर सीए फाइनल मेन बुक इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, हमने समरी बुक के अंदर, अगर आपके पास मान लो समरी बुक भी हमारी है जो नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग है, तो सर उसके भी जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट थे वो भी हमने स्कैन करके वहां पे अपलोड किए हुए हैं, सो दैट आपका समरी बुक भी अपडेट हो जाए एंड मेन बुक भी अपडेट हो जाए, और क्वेश्चनर का भी जिन जिन पेजेस पे जिन जिन क्वेश्चन में अगर अमेंडमेंट हुआ है तो उनके भी आंसर्स, जो जो पेज के चेंज हुए थे वो हम आंसर भी वहां पर, मतलब जहां पे क्वेश्चनर में अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट की वजह से जहां पे क्वेश्चनर के आंसर चेंज हुए वो भी हम स्कैन करके वहां पे अपलोड कर देंगे इन कमिंग फ्यू डेज। ओके, तो आपकी जो भी बुक आपके पास है, मेन बुक, समरी बुक और क्वेश्चनर बुक, इन सब में आप अमेंडमेंट्स कर सकते हो अपने हिसाब से। और हाँ, ध्यान देना, नंबर ऑफ पेज देके डरने का नहीं, क्योंकि ये उन पूरे पेजेस का स्कैन कॉपी है जहां जिस पेज पे अमेंडमेंट था, भले उसमें एक वर्ड ही अमेंड क्यों ना हुआ। ओके, तो सरकार शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट्स। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस अमेंडमेंट लेक्चर में कवर क्या होता है। सर सबसे पहली बात तो ये कि अमेंडमेंट्स, जैसा आपको बताया, आईसीएआई एग्जाम मंथ से 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल हो जाते हैं वो रिलेवेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो सर आपके एग्जाम्स मई 2022 में अगर है तो ऑल द अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव टिल 31st of October 2021 विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, प्लस आपने अगर नवंबर 2021 एग्जाम दिया है या जो आपने लेक्चर्स परचेज किए वो नवंबर 2021 के लिए अमेंडेड थे, मतलब वो 30th अप्रैल 2021 तक अमेंडेड होंगे। क्लियर? तो अगर आपने ये लेक्चर्स लिए हैं तो सर
अगर आपने ये लेक्चर्स लिए जो अमेंडेड थे टिल 30 अप्रैल 2021, तो जैसा मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि मैं आपके लिए अमेंडमेंट लेक्चर्स अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, वो अमेंडमेंट लेक्चर ये आ रहे हैं। इस अमेंडमेंट लेक्चर में इन 2 डेट के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए ये हम कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो ये जो अमेंडमेंट लेक्चर्स होंगे इसमें 1 मई 2021 से 1 मई 2021 टू 31 अक्टूबर 2021 जितने भी अमेंडमेंट्स हुए ये हम डिस्कस करने वाले, ये हम समझने वाले, ये हम पढ़ने वाले, विच विल बी रिलेवेंट फॉर योर मई 2022 एग्जाम्स। ओके, क्लियर? तो चलो शुरू करें अब हम बात को। ओके, तो सरकार सबसे पहला अमेंडमेंट सर चैप्टर नंबर 3 जो अपनी बुक का है टाइम ऑफ सप्लाई, वहां पर एक नोटिफिकेशन जो था बिल्डर्स के लिए, वहां पर अमेंडमेंट हुआ हल्का सा। सर यहां पर लॉ मेकर ने इंप्रूवमेंट किया है लॉ के अंदर, देयर वाज एन एरर इन द लॉ इन दिस नोटिफिकेशन, उसको करेक्ट किया है, बाकी ऐसा मेजर कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले बताता हूं कि ये नोटिफिकेशन क्या था। सरकार बिल्डर, पहले तो बताता हूं ये टॉपिक क्या है, तो ये तो आप सर कर पाएंगे, सर इसको अमेंड समझ पाएंगे, अमेंडमेंट समझ पाएंगे। सुनिएगा बात को ध्यान से। सर बिल्डर्स, प्रमोटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग अगर कोई प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग कोई बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग कोई लैंड है, सर उस पर अगर इनको रीडेवलपमेंट करना है तो ये क्या करते हैं, सोसाइटी से कांटेक्ट करते हैं, सोसाइटी से या जिसकी भी बिल्डिंग है उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सर हम ये बिल्डिंग तोड़ेंगे और ये इस एरिया पर, इस लैंड पर हम नए फ्लैट बनाएंगे। क्लियर? तो सर सोसाइटी क्या करती है या जो भी ओनर है उस प्रॉपर्टी के वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करते हैं बिल्डर को, और सर उसके अगेंस्ट बिल्डर क्या करता है साहब, उनको नए फ्लैट बना के देता है। तो एक तरह से फॉर एग्जांपल उस एरिया के अंदर अभी एग्जिस्टिंग 50 फ्लैट्स है, तो सर उसी एरिया के अंदर वो क्या करेगा, बिल्डर प्लानिंग करके वहां पे मान लो फॉर एग्जांपल 150 फ्लैट बना देता है साहब, और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उस फ्लैट के, उस प्रोजेक्ट में 50 फ्लैट जिनके थे उनको बोलता था तुम्हें नया फ्लैट मिलेगा, बड़ा फ्लैट मिलेगा, स्पेशल फ्लैट मिलेगा, प्लस हो सकता है साथ में कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन भी दे, डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन। तो सर एक तरह से वो 150 फ्लैट जो बिल्डिंग में बनाने वाला है बिल्डर, उसमें से 50 फ्लैट तो ऑलरेडी बुक हो गए साहब, हाँ है ना सर? और आपको पता है जितने फ्लैट बुक हो जाते हैं बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आते हैं, इस पर शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी। तो सर बिल्डर ने एक तरह से क्या किया, 50 फ्लैट ऑलरेडी बुक कर दिए। अच्छा ये मैं केवल रिवाइज करा रहा हूं आपको कि प्रोविजन क्या है, कोई अमेंडमेंट अभी इसमें नहीं है। ओके हाँ, बिल्डर ने क्या किया, 50 फ्लैट ऑलरेडी बुक कर दिए, प्लस सोसाइटी ने क्या किया, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया, या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया, या हो सकता है सोसाइटी ने या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे वो एरिया, वो लैंड दिया है बिल्डर को। उसके अगेंस्ट बिल्डर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना बच्चों? तो इट्स अ काइंड ऑफ बार्टर। तो यहां पर सोसाइटी भी क्या कर रहा है, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है बिल्डर को, और उस सोसाइटी की सर्विस पर भी टैक्स लगता है, पर उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, बिल्डर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और जो कंस्ट्रक्शन सर्विस बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है, 50 फ्लैट बुक कर दी उसने, उस पर भी बिल्डर ही लायबल है साहब। अब सोचो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में, तब साहब अभी तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को तोड़ना है बिल्डर को, पूरा डिमोलिश करेगा, एरिया तैयार करेगा, डिगिंग करेगा, है ना? और सर उसके बाद 150 फ्लैट जो बनाएगा उसमें से 50 तो उसको फ्री में देने एग्जिस्टिंग लोगों को, फिर जो 100 फ्लैट बचेंगे उसकी जो बुकिंग होगी उसमें जो पैसा आएगा उससे बिल्डर का थोड़ा बहुत रेवेन्यू आएगा। तो सर सोचिए जब प्रोजेक्ट का डील फाइनल हुआ है उसी टाइम 50 फ्लैट तो बुक हो गए और डेवलपमेंट राइट भी ट्रांसफर हो गए, और इस दोनों पर जीएसटी की लायबिलिटी किसकी है, प्रमोटर की है, बिल्डर की है। अब सोचो प्रमोटर को अभी तो कुछ मिला नहीं और जेब से करोड़ों का टैक्स पे कर दे, सर कितनी बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी उसके लिए, कितना बड़ा दर्द होगा उसको। इसीलिए ये स्पेशल पावर यूज किया सेक्शन नंबर 148 का गवर्नमेंट ने, और सेक्शन नंबर 148 का स्पेशल पावर यूज करके गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसकी लायबिलिटी शिफ्ट कर दी थी, और लायबिलिटी शिफ्ट करके बोल दिया कि उसकी लायबिलिटी आएगी कब, जब इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, है ना, उस टाइम लायबिलिटी आएगी। ओके ये प्रोविजन पहले था, अभी भी है। अब सर यहां पे एक छोटा सा इश्यू क्या था, यहां पे लायबिलिटी शिफ्ट करी गवर्नमेंट ने, पर सर सेक्शन नंबर 148 जिसका पावर यूज करके गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दिया, सर ये सेक्शन 148 में लायबिलिटी शिफ्ट करने का पावर गवर्नमेंट के पास नहीं था। हाँ गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, वो पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए स्पेशल प्रोसीजर दे सकते हैं, पेमेंट
को डिले करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, पेमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, लायबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते। बस ये लायबिलिटी वर्ड को हटा के उन्होंने पेमेंट वर्ड लिखा, बाकी कोई चेंज नहीं है सर एज सच। क्लियर? तो टेक्निकली देखा जाए तो एज सच अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत मेजर चेंज नहीं है साहब। क्लियर? केवल टेक्निकल चेंज किया गवर्नमेंट ने। यहाँ लॉ मेकर से लायबिलिटी शिफ्ट करने की बात आ गई थी, जबकि लायबिलिटी शिफ्ट करने का पावर गवर्नमेंट को नहीं था सेक्शन नंबर 148 में। तो लायबिलिटी तो कब आएगी? इस पर टाइम ऑफ सप्लाई ही आएगी साहब। क्लियर? पर उनके रेस्पेक्ट में वो पेमेंट कर सकते हैं कब? वो बोला है क्या? द रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल पे द सेंट्रल टैक्स। देखिए साहब, इन हुज केस द लायबिलिटी टू पे टैक्स, इन वर्ड्स को काट दिया, लायबिलिटी वर्ड को काट दिया और बोल दिया हु शैल पे द सेंट्रल टैक्स ऑन CGST ऑन। देखिए लायबिलिटी शैल अराइज ऑन, इन वर्ड्स को काट दिया। तो लायबिलिटी अराइज होने का पावर तो सर टाइम ऑफ सप्लाई से ही आएगा। 148 तो केवल पेमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर डिफाइन कर सकता है, इसलिए लायबिलिटी तो एज पर टाइम ऑफ सप्लाई ही आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता है, अगर बुकिंग हो गया, पूरा कंसिडरेशन पहले आ गया था, जब पैसा आ गया तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। और कंसिडरेशन आया इसमें इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। और डेवलपमेंट राइट वालों की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो उन्होंने जैसे ही डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया, सप्लाई ऑफ सर्विस कंप्लीट, विद इन 30 डेज बिल इश्यू करो और टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा साहब। हाँ है ना? मतलब प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ, उसी टाइम लायबिलिटी आ गई इन पर टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। तो टाइम ऑफ सप्लाई को शिफ्ट नहीं किया, लायबिलिटी को शिफ्ट नहीं किया, और यहां पर लायबिलिटी को वर्ड को काट के बोल दिया कि पेमेंट का जो सिस्टम है, इनका टैक्स का जो पेमेंट है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, वो हमने शिफ्ट कर दिया। और बोल दिया क्या कि इन केसेस में बिल्डर प्रमोटर शैल पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट in a tax period not later than the tax period in which completion certificate is issued by the competent authority or its first occupation whichever is earlier. That's it. ये पहला अमेंडमेंट खत्म होता है। अब शायद बात पूरी समझ में आ गई। क्लियर? देखिए who shall pay tax on consideration received, ये वाला जो मैंने आपको बताया, in a tax period not later than the tax period in which the date of issuance of completion certificate wherever required by the competent authority or its first occupation whichever is earlier falls। तो जिस दिन सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन whichever is earlier होगा, उस टैक्स पीरियड में या उससे पहले वाले टैक्स पीरियड में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बस ये टेक्निकली लायबिलिटी वर्ड को कट करके सर ये पेमेंट कर सकता है, बाद में ये फैसिलिटी दे दी सर। तो लायबिलिटी तो इस पर टाइम ऑफ सप्लाई ही आएगी, बस पेमेंट का फैसिलिटी शिफ्ट कर दिया। एज सच जो हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था उसमें देखा जाए तो जो मैंने भावनाएं आपको बताई, 20 अमेंडमेंट लेक्चर में भी बताई मैंने आपको, वो भावना ही कोई चेंज नहीं हुई, बस टेक्निकल एक इश्यू था इस नोटिफिकेशन में जो रेक्टिफाई किया गवर्नमेंट ने। माहौल आइए सरकार सेकेंड अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सरकार अमेंडमेंट नहीं है, एक सर्कुलर है। सर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4, और सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 में जो नवंबर 21 के लिए अमेंडमेंट था उसमें हमने बात करी थी। हमने बात ये करी थी कि सर पहले सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 बोलता हूं। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 बोलता है कि टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट जिनके बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो, कब तक ले सकते हो मैक्सिमम ऑफ क्रेडिट, टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट। तो उसमें बोला था कि जिस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ है या जिस फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट इश्यू हुआ है, वो फाइनेंशियल ईयर में तो आप कभी भी, मतलब वो डेबिट नोट या टैक्स इनवॉइस रिसीव हो गया आपको, उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर में तो कभी भी क्रेडिट ले सकते हो, अवेल कर सकते हो। और वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप कभी भी क्रेडिट लो, हमें कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब सर पहले सर 1 जनवरी 2021 से पहले क्या था, डेबिट नोट कब इश्यू हुआ है उससे कंसर्न नहीं था। वो डेबिट नोट जिस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में इश्यू हुआ था, वो इनवॉइस जिस फाइनेंशियल ईयर में इश्यू हुआ, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, वो देखा जाता था। अब डेबिट नोट अगर मान लो आपने 2 साल बाद रेज किया तो वो डेबिट नोट का तो क्रेडिट लेने का टाइम लिमिट ही निकल गया था इस पर पुराने प्रोविजंस। और नए प्रोविजन के हिसाब से क्या हुआ सर, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको बेटा। सर नए प्रोविजन के हिसाब से क्या हुआ, जिस दिन डेबिट नोट इश्यू हुआ है उस डेट से मतलब है उससे रिलेटेड जो टैक्स इनवॉइस था ओरिजिनली वो कब इश्यू हुआ उससे मतलब नहीं हुआ। कुल मिला के सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 ने जो अमेंडमेंट किया था, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग सर डेबिट नोट और उससे रिलेटेड जो टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ उसको डी लिंक कर दिया, उसका लिंकिंग नहीं रखा। जब डेबिट नोट इश्यू हुआ है
उसके बाद उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो उस डेबिट नोट का। क्लियर? तो सर्कुलर ये बोलता है कि सिंस ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी 2021 से, ये जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट किया था ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 2021 से, तो सर्कुलर ने ये क्लेरिफाई किया कि भाई जो डेबिट नोट पहले इश्यू हो चुके थे ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2021, मतलब 31 दिसंबर 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक जो डेबिट नोट इश्यू हो चुके थे, उनके बेस पे जो क्रेडिट लेना है, क्या उसके लिए भी ये नए अमेंडेड प्रोविजंस अप्लाई होंगे या पुराने प्रोविजंस के हिसाब से ही उनका हमें क्रेडिट का सिस्टम देखना होगा? तो यहां पे सर्कुलर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, भले ही डेबिट नोट 1 जनवरी 2021 से पहले इश्यू हुआ हो या उसके बाद इश्यू हुआ हो, नए प्रोविजंस ही अप्लाई होंगे अगर उस डेबिट नोट के बेस पे आपको अभी क्रेडिट लेना बाकी है तो। पर हाँ, जिन डेबिट नोट के बेस पे आप ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके हो 31 दिसंबर 2020 से पहले, तो सर वहां तो ले चुके हो क्रेडिट, बात खत्म हुई सर। तो जिन डेबिट नोट के बेस पे आपने क्रेडिट नहीं लिया, भले वो डेबिट नोट 1 जनवरी 2021 से पहले इश्यू हुआ हो या उसके बाद इश्यू हो रहा है, उन पे नए अमेंडेड प्रोविजंस ही अप्लाई होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अकॉर्डिंगली फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 in respect of debit notes issued either prior to or after 1 January 2021, the eligibility for availment of ITC will be governed by amended provisions of section number 16 subsection 4, whereas ITC availed prior to 1 January 2021 जिसका ITC already ले चुके हो in respect of debit notes, उन पे तो सर obviously ये प्रोविजन जब थे ही नहीं उस टाइम आप आईटीसी ले चुके तो ले चुके ना, क्या दिक्कत है सर? तो सर एक्चुअली गवर्नमेंट ने फायदा दिया एसएससी को कि डेबिट नोट पुराना भी हो तो भी नए प्रोविजन के हिसाब से आप क्रेडिट ले सकते हो अगर अब तक क्रेडिट नहीं लिया तो। ओके, वैसे एसएस देखा जाए तो ये वन टाइम सर्कुलर है, 1 जनवरी 2021 के दिन जो पोजीशन थी डेबिट नोट की उसके लिए था, आगे जाके कोई मेजर कोई ऐसा कोई काम आने वाला नहीं है प्रोविजन। ओके डन। चलिए सरकार, आइए अगले हम अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते। जॉब वर्क वाला जो सेक्शन था सर, जॉब वर्क वाले जो प्रोविजन है उसमें सर यहां पर एक अमेंडमेंट किया। सर आपको मैं पहले प्रोविजन बताता हूं कि जॉब वर्क के केस में सर ये रूल क्या कहता था, ये प्रोविजन क्या कहता था, मैं आपको समझा देता हूं साहब, सुनिए ध्यान से। सर जॉब वर्कर के केस में हम बात कर रहे हैं, जॉब वर्क के केस में जॉब वर्कर ने जो भी गुड्स जॉब वर्क के केस में प्रिंसिपल ने जो भी गुड्स जॉब वर्कर के यहां भेजा है और जॉब वर्कर ने वापस कितनी गुड्स प्रिंसिपल को रिटर्न करी है, हाउ मच गुड्स हैव बीन सेंड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर एंड हाउ मच गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द जॉब वर्कर, इसके लिए सर उनको एक फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 प्रिंसिपल को सबमिट करना पड़ता था ऑन क्वार्टरली बेसिस बाय 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द 11th क्वार्टर। तो सर पहले क्वार्टरली एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता था स्टॉक का कि कितना गुड्स प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के यहां भेजा और कितना गुड्स वापस से आ गया। तो सर उसके लिए जो स्टेटमेंट था वो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 क्वार्टरली फाइल करना पड़ता था। अब उस क्वार्टरली वर्ड को हटा के स्पेसिफाइड पीरियड लिख दिया है और उसके अंदर डिफाइन कर दिया स्पेसिफाइड पीरियड को और बोल दिया क्या, एनुअली। मतलब सर अगेन एसएससी का सर एक कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम किया गवर्नमेंट ने और बोल दिया है क्या, जो आपको क्वार्टरली जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करना होता था अब आपको क्वार्टरली नहीं एनुअली फाइल करना है। पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक ही आपको स्टेटमेंट फाइल करना है जीएसटी आईटीसी 04 के फॉर्म में, कितना गुड्स आपने प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के यहां भेजा और कितना उसको रिसीव हुआ। और सर वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ मतलब 25 अप्रैल या उससे पहले पहले आपको फर्निश करना पड़ेगा। पर हाँ जिन एसएससीज का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, कितना बेटा, एक्सीडिंग ₹5 करोड़ अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर था तो उन लोगों के लिए ये हाफ ईयरली होगा। मतलब उनको सर अप्रैल टू सितंबर के लिए आईटीसी 04 नंबर का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा बाय 25th ऑफ द अक्टूबर, और सर अक्टूबर से लेके मार्च तक के लिए उनको आईटीसी 04 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा बाय 25th ऑफ द अप्रैल। सर ये हो गया उसका क्या,
ITC 04 फाइल करने का टाइम लिमिट पहले था क्वार्टरली, अब सबके लिए कर लिया एनुअली। और सर ध्यान देना, जिनका प्रेसिडिंग इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, उनके लिए कर दिया हाफ ईयरली, और बोल दिया ये रेस्पेक्टिव पीरियड खत्म होने के बाद 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको GST ITC 04 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। प्लस कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो इस फॉर्म को फाइल करने का ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड भी कर सकता है अगर उसको सर्कमस्टेंसेस इस तरह के लगते हैं। तो ये पहले भी था, अभी भी है। क्लियर, डन। तो शायद अमेंडमेंट आपको समझ में आ गया। क्वार्टरली की जगह क्या हो गया, एनुअली, और जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था उनके लिए हाफ ईयरली। माहौल सरकार आइए, बस बहुत कम अमेंडमेंट है सर, है ही नहीं। क्लियर, ये ITC भी खत्म हो गया, केवल 2 अमेंडमेंट थे छोटे से। ओके, अमेंडमेंट में क्या था सर, एक तो सर डेबिट नोट के बेस पे 1 जनवरी 2021 वाले सर्कुलर इश्यू हुआ कि उस दिन से पहले के डेबिट नोट अगर है तो उसका क्रेडिट बाद वाले प्रोविजन के हिसाब से लगेगा या पुराने प्रोविजन लगेंगे। क्लियर, और एक ये जॉब वर्क के लिए ITC 04 एनुअली कर दिया वो। सरकार आइए, अब डायरेक्ट चैप्टर नंबर 8 में IGST एक्ट में। और सरकार माहौल बन रहा होगा, शायद कॉन्फिडेंस बन रहा होगा, और आपको अंदर ही अंदर एक खुशी हो रही होगी, अरे हाँ मजा आ रहा है सर, फटाफट हो रहे हैं। एंड सर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं, उसका तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा होगा आपको, शायद नहीं हो रहा तो खुशी बनाओ, छोटी छोटी बातों की खुशी बनानी चाहिए सर, माहौल बनता है उससे। सरकार आप भी सोच रहे होंगे मंगल पढ़ाने में ध्यान लगाना सर, क्यों इधर उधर बातें कर रहा है। ठीक है सर, पढ़ा लेते हैं, हमारी तो क्या नौकरी यही है सर। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 13 सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 13 ऑफ द IGST एक्ट। सर आपको पता होगा, whenever supplier of service or recipient of service is located outside India, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है। और वहां पर सेक्शन नंबर 13 में सब सेक्शन 13 में गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि सिंस ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ ट्रांजेक्शंस को नोटिफाई कर सकती है, और नोटिफाई करके गवर्नमेंट बता सकती है कि इन केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ये रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्सेबिलिटी डिफाइन करेंगे। और ये पावर यूज करके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 सर्विसेज तो नोटिफाई करी हुई थी, थर्ड एक और कर दी साहब। फर्स्ट तो आपको पता होगा R&D सर्विसेज फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, ये ऑलरेडी था, कोई चेंज नहीं सर। सेकंड सर देखना, सेकंड काम का है मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहोल सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजिन्स, अदर कंपोनेंट्स और पार्ट्स सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये था एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजिन्स एटसेट्रा के लिए। सेम पॉइंट अभी ऐड कर दिया है सर, शिप, वेसल्स एंड देयर इंजिन्स एंड कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ। सेम पॉइंट। और सर जैसे एयरक्राफ्ट के केस में था कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ दी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ऐसे ही वेसल और शिप एंड इंजन एंड पार्ट्स के लिए भी कर दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ दी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। सरकार मैं बताता हूं आपको प्रोविजन क्या है, समझा भी देता हूं मैं आपको। सर देखिए, आप शिप हो या वेसल हो या उसके इंजन हो या पार्ट्स कंपोनेंट्स हो, इसका अगर रिपेयरिंग करना है तो सर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द सर्विसेज। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का प्रोविजन सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 लगता था कि जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पर अगर मान लो आउट ऑफ इंडिया से, इंडिया में कोई एयरक्राफ्ट आया, आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन का एयरक्राफ्ट इंडिया में आया और इंडिया की कंपनी कोई रिपेयरिंग कर रही है, कोई मैकेनिक यहाँ का रिपेयरिंग कर रहा है साहब, तो ऐसे केस में सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 बोलता था क्या, वो रिपेयरिंग करके अगर आप उन गुड्स को वापस से बाहर भेजने वाले हो विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया तो सर ध्यान देना, कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आ रहा है और वापस इंडिया से बाहर जाने वाला है तो सबसेक्शन 3 नहीं लगाएंगे, वहां सबसेक्शन 2 लगेगा। और सबसेक्शन 2 अगर लगता है तो वहां बोलते हैं क्या, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो सर अगर सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का था, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का था, और कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आ रही है रिपेयरिंग के लिए और रिपेयरिंग होकर वापस इंडिया से बाहर जा रही है, तो वहां तो एनीवेज सबसेक्शन 2 ही लग रहा था। और सबसेक्शन 2 बोलता था कि अगर लोकेशन का रेसिपिएंट लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट डिटरमिनेबल है तो उसका लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और यहां पे भी क्या बोला, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ऐसा देखा जाए तो सर इस वाली सर्विस में तो ऐसा कोई अमेंडमेंट, ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि यहां पे सप्लायर इंडिया का,
रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया, और अगर फॉरेन करेंसी आ गया और दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा। ये पहले भी था, अभी भी हो रहा था, कोई एज सच कोई चेंज इस वाले सेक्टर के लिए नहीं हुआ। पर अगर अब इंपैक्ट कहा आया, अगर इंडियन कंपनी है सर, इंडिया का वेसल है, इंडिया का शिप है, या उनके इंजन कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह है, और वो अगर आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी, मान लो यहां से कोई वेसल, इंडियन वेसल गया सिंगापुर और सिंगापुर की कंपनी ने उसका रिपेयरिंग किया। अब सर सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ है? आउट ऑफ इंडिया। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या है? इंडिया। अब वहां पे पहले सेक्शन में 13 सबसेक्शन 3 रखता था, वो बोलता था क्या, जहां सर्विसेज परफॉर्म हुई वही क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर्विसेज कहां परफॉर्म हुई थी बेटा? सिंगापुर। सप्लायर ऑफ सर्विस भी सिंगापुर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी सिंगापुर। रेसिपिएंट भले इंडिया का है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आता था, जिसपे कोई जीएसटी नहीं लग रहा था। पर अब अमेंडमेंट करके क्या बोल दिया सर, टैक्सेबिलिटी के स्कोप में ले आए। क्यों, कैसे ले आए? यहां बोल दिया यहां पर कि इन सच सर्विसेज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इंडियन कंपनी जिसका वेसल सिंगापुर में रिपेयर हुआ है, तो सर सिंगापुर का कंपनी इज द सप्लायर ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया का पर्सन, और सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी रेसिपिएंट का लोकेशन हो गया। कहां सर्विसेज परफॉर्म करी उससे कंसर्न नहीं है। अब सर रेसिपिएंट का लोकेशन मतलब इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हो गया तो सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया का, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ गया। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ गया तो रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आईजीएसटी। तो सर इंपैक्ट जो आया इस सर्विस में अमेंडमेंट करने का, वो ये आया कि सर इंडियन शिपिंग कंपनीज अगर आउट ऑफ इंडिया जाकर अपने शिप वेसल या उनके इंजन या कंपोनेंट या पार्ट्स का रिपेयरिंग कराती है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस सर्विस या ओवरऑल सर्विसेज कराती है, तो ऐसे केस में उनको अब जीएसटी पे करना पड़ जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो सेम अमेंडमेंट किया था एयरक्राफ्ट के लिए, वही अमेंडमेंट अब शिप और वेसल के लिए कर दिया। पर मैंने पूरा आपको लॉजिक और पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। माहौल सरकार, ये अमेंडमेंट हुआ है आईजीएसटी एक्ट में, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 13 का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने ये सर्विस ऐड कर दी। ओके, तो आई रिपीट कि सर भले एयरक्राफ्ट हो या शिप हो या वेसल हो या उनके इंजिन्स हो या उनके कंपोनेंट्स और पार्ट्स हो, उनका अगर मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑल सर्विसिंग कराया आपने, तो ऐसे केस में अगर आउट ऑफ इंडिया की सर्विस सप्लायर था और रेसिपिएंट इंडिया का था, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां पे इंपैक्ट आएगा और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और वहां पर टैक्स लगेगा। और सर सेम केस अगर सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का था, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, तो ये अगर एक्सपोर्ट की अदर कंडीशंस जैसे फॉरेन करेंसी रिसीव हुआ है और दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो ये एक्सपोर्ट के स्कोप में भी आएगा और वहां पे एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर? ये दोनों का इंपैक्ट मैंने आपको समझा दिया। पर हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तो पहले भी अगर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नहीं भी होते तो भी एक्सपोर्ट में वैसे भी कवर हो रहे थे, तो वहां तो इंपैक्ट नहीं आया अमेंडमेंट करने की वजह से, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इंपैक्ट आ गया। क्लियर? माहौल सरकार, आइए अब आईजीएसटी एक्ट में 2 नए सर्कुलर ऐड किए सीबीआईसी ने, वो सर्कुलर भी मैं आपको बता देता हूं साहब। क्लियर? बाकी आईजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट देखा जाए तो एक ही था, वो सेक्शन 13 का पॉइंट ऐड किया। वो भी आपने जो एयरक्राफ्ट वाला पढ़ा हुआ था वहां पे शिप और वेसल वाले पॉइंट ऐड कर दिए बस। सर अब आइए 2 सर्कुलर की बात कर लेते हैं हम। सर सर्कुलर्स आर मेयर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। अगर आपका लॉ आता है तो हम क्लेरिफिकेशन अपना खुद ही समझ लेंगे सर। देखते हैं सर क्लेरिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, कंडीशन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को डिफाइन किया है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में 5 कंडीशंस आपको पता हो। सर ये रेफरेंस भी दे रखी है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में 5 कंडीशन है और 5 कंडीशन कौन कौन सी है? सर सबसे पहला ध्यान देना बेटा, मैं बोल देता हूँ, यह बुक में छोड़ो आप, सब आपको वैसे भी याद है सर। 5 कंडीशन है, 5 कौन कौन सी है? फर्स्ट, सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, पेमेंट जो आना चाहिए वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, और जहां पे भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि सर आरबीआई ने अलाउ किया, वहां पे अगर आईएनआर में भी आ रहा तो चल जाएगा। एंड लास्ट कंडीशन होती है क्या, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए सर्कुलर आया। लास्ट कंडीशन थी क्या, सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए। The supplier of service and recipient of service are not merely establishments of a distinct person in accordance with explanation 1 of section number 8। मतलब साहब सेम पर्सन के अगर डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट हुए तो सिंस दोनों आपस में ट्रांजैक्शन दिखा दिखा के, सर्विसेज के ट्रांजैक्शन दिखा दिखा के एक्सपोर्ट के मजे लेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए।
ये एक्सपोर्ट की कंडीशन नंबर 5 थी, इस पे ही डाउट आया, इस पे ही सर्कुलर इशू किया। मैं आपको डाउट का हिंट दे देता हूं साहब। डाउट का हिंट ये है, डाउट ये है कि मान लो कोई फॉरेन कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया है, उसको किसी इंडियन कंपनी ने सर्विसेज दी, तो सर अगर वो फॉरेन कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया है वो पेरेंट कंपनी थी, और यहाँ पे जो इंडिया में कंपनी लोकेटेड है वो उसकी सिस्टर कंसर्न है या उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो सर इन्होंने आपस में जो ट्रांजैक्शन किया, क्या वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगा या उस कंडीशन नंबर 5 की वजह से एक्सपोर्ट में नहीं आएगा? दिस वाज द क्वेश्चन। तो उसको एनालाइज किया इस पूरे सर्कुलर में। तो सर मैं नटशेल में आपको पहले समझा देता हूं, फिर मैं सर्कुलर को वापस पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। सबसे पहली बात, अगर भाई सेम पर्सन की दो डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है, देखो सर आप तो क्या डायरेक्ट को समझिए, सर्कुलर अपना समझ में आएगा सर। देन आर नॉट मियरली एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर? और डिस्टिंक्ट पर्सन कब होता है? जब सेम पेन नंबर होता है, सेम पर्सन होता है, हाँ है ना। अब आप मुझे बताओ सर, अगर कोई फॉरेन कंपनी की कोई यहाँ ब्रांच है, रिप्रेजेंटेशन ऑफिस है, या इंडियन कंपनी कोई है उसका कोई ब्रांच है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है, जो वहां के लॉज में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, सर मान लो कोई इंडियन कंपनी है, उसका एक ब्रांच है सिंगापुर में, जो वहां के लॉ में नया अलग से इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनी है, तो वो सर ऐसे केस में इंडिया कंपनी की ही दूसरा एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। पर अगर मान लो कोई एक इंडियन कंपनी है, उसने अपना एक ब्रांच ओपन किया सिंगापुर में, पर सिंगापुर के लॉज के अंदर उसका एक नया एज अ नया कंपनी, नया पर्सन की तरह उसने वहां पर लीगली अपने आप को रजिस्टर करा दिया है, तो आप मुझे बताओ सर वो कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन बन गया है और ये कंपनी अपने आप में एक अलग कंपनी है, तो सर ऐसे केस में वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। और ऐसे केस में सर अगर उन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन किया, मतलब इंडियन कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया कोई सर्विसेज दी, तो यस अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगी। बस ये समझाना चाहा है इस सर्कुलर ने, और कुछ नहीं सर। ओके चलिए, तो सर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, सारे रेफरेंस में जो रिलेवेंट प्रोविजंस थे उनको भी एक्सप्लेन किया कि सर जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया है एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 8, तो एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है वो देखिए, वहां पे डिफाइन किया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, सेम पर्सन, देखो वेयर अ पर्सन हैज, क्लियर। सेकेंड, an establishment in a state or union territory and any other establishment in other state, मतलब outside that state और यूनियन टेरिटरी, तो डेफिनेटली वहां पर उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लिया होगा, तो वो डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगे। एंड थर्ड, एन एस्टेब्लिशमेंट इन द सेम स्टेट एंड another statement in the same another establishment in the same state having different registration, sir an establishment in a state or union territory and any other establishment registered within that state only, सर और यूनियन टेरिटरी अगर उसी स्टेट में वो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। आपको पता है सर, सेम स्टेट में दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं, तो ऐसे केस में सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है साहब, एज पर द अबव एक्सप्लेनेशन एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सन इन इंडिया and another establishment of the said person outside India are considered as establishment of the distinct person, अगर सेम पर्सन की ब्रांच हुई आउट ऑफ इंडिया तो। रेफरेंस सर एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है साहब, सेक्शन नंबर 8 का, अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस थ्रू अ ब्रांच और एजेंसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफिस इन एनी टेरिटरी शेल बी ट्रीटेड एज हैविंग एन एस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी, सर अगर अपना कोई ब्रांच है तो माना जाएगा हमारा वहां पे एक एस्टेब्लिशमेंट है साहब। ओके, एंड द टर्म पर्सन, सर पर्सन वर्ड को भी यहाँ रेफर करिए, और सर पर्सन वर्ड के जो मेन वर्ड्स है वो मैं बता रहा हूँ जो इस सर्कुलर में रिलेवेंट है। आपको पता है पर्सन वर्ड में हर एक पर्सन को इंक्लूड किया है, पे कुछ भी नहीं छोड़ा है, पर उसमें एक कंपनी अलग से लिखा है और एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो सर ध्यान देना बेटा, सर जैसे कोई फॉरेन कंपनी है वो आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, उसने इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी ना सर। क्लियर, वो भी पर्सन के स्कोप में है, और इंडियन कंपनी तो कंपनी कहलाएगी सर, वो पर्सन के स्कोप में है। ये
अगले वर्ड में डिफाइन किया हुआ है सर यहाँ पर अगले पॉइंट में। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनीज लॉ। ठीक है सर, कंपनी लॉ में डिफाइन किया हुआ सर ये। और सेकंड, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। कुल मिला के उसका एक ब्रांच इंडिया के अंदर है और सर उसका इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है वो आउट ऑफ इंडिया हुआ है, तो उसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी साहब। क्लियर? जो इंडिया में बिजनेस कर रही है सर, है ना, इंडिया में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है। तो सर ऐसे केस में ध्यान देना बेटा। सर जब हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को वापस एनालाइज करते हैं तो सर यह क्या बोला है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन होना चाहिए बेटा। और सेम पर्सन कब होगा, जब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि सर सिंपल सी बात यह है कि अब यहां पे एनालाइज किया जो मैंने आपको समझाया वही है कि अगर मैं कंक्लूड करता हूं, मैं समझाता हूं, यहां पे जो लिखा हुआ है उनको मैं समझा रहा हूं, ये लीगल प्रोविजन मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए। अब मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि अगर सेम पर्सन का एक कोई ब्रांच रिप्रेजेंटेशन ऑफिस सर अगर आउट ऑफ इंडिया है या कोई एजेंसी एजेंट आउट ऑफ इंडिया है जिसका उसने वहां के लॉज में इनकॉर्पोरेशन नहीं करा रखा है, तो ऐसे केस में वो कंपनी तो इंडिया की कंपनी साहब, लीगल एंटिटी तो वो एक ही है, तो ऐसे केस में वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। और उन्होंने अगर मान लो इंडियन कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को, आउट ऑफ इंडिया वाले ब्रांच को सर्विसेज दी, तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आएगी क्योंकि वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डिस्टिंक्ट पर्सन है। पर सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे, सर अगर मान लो इंडिया की कोई कंपनी है जिसने आउट ऑफ इंडिया एक ब्रांच ओपन करी, सिंगापुर में ब्रांच ओपन करी, पर उसको वहां के लॉज में इनकॉर्पोरेट करा दिया, वहां के लॉज में अगर इनकॉर्पोरेट करा दिया तो वो एक सर सेपरेट पर्सन बन गया है, क्योंकि कंपनी अलग पर्सन है। और आप देखिए सर कंपनी अलग पर्सन है और एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया वो अलग पर्सन है। तो सर दोनों अगर अलग अलग पर्सन हो जाएंगे तो सर ऐसे केस में वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों ही लीगली अलग अलग सेपरेट पर्सन हो गए सर। तो ऐसे केस में अब इंडियन कंपनी उस फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो सर वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। और वहां पर सप्लायर अगर इंडिया का है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है, पेमेंट जो आया है वो फॉरेन करेंसी में आया है, क्लियर, या फिर जहां पे आरबीआई ने अलाउ किया वहां आईएनआर में आया, प्लस दोनों मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, वो एक्सपोर्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे और ऐसे केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा और बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट मिलेंगे। क्लियर? समझे मेरी बात? और सर अगर वही उसने सिंगापुर की ब्रांच को सर्विस दी होती जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है उस कंट्री के अंदर, तो ऐसे केस में वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते, और ऐसे केस में वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई के स्कोप में आके आईजीएसटी पे करना पड़ता सप्लायर को। ओके क्लियर? सेम वे अगर हम रिवर्स बात करें, सिंगापुर की कोई कंपनी है, चलो कंट्री चेंज कर लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको। सर जापान की कोई कंपनी है और उन्होंने मुंबई में कोई अपना एक ब्रांच ओपन किया हुआ है, ब्रांच या एजेंसी या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस ओपन किया जिसका इंडियन लॉ में कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया है, तो ऐसे केस में सर वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। अब इंडियन ब्रांच सिंगापुर जापान की उस कंपनी को सर्विस दे रहे तो वो एक्सपोर्ट में कवर नहीं होगा। क्लियर? यही अगर सर जापान की कोई कंपनी है उसने इंडिया में अगर अपना कोई एस्टेब्लिशमेंट ओपन किया है पर उसने अपना इंडियन लॉज के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो वो दो अलग अलग पर्सन हो गए हैं, अब वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। अब इंडियन पर्सन जो जापान की कंपनी थी उसने अगर जापान की अपनी होल्डिंग कंपनी को या जो पेरेंट कंपनी थी उसको सर्विस दी, तो सर अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो एक्सपोर्ट में कवर होगा, क्योंकि वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहला रहे हैं। क्लियर? डन? तो शायद पूरी बात आपको पिक्चर समझ में आ गई। ओके बच्चों, डन। और एक लाइन में अगर कंक्लूड करूं तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने अपने ब्रांच का या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस का या एजेंसी का रेस्पेक्टिव कंट्री के लॉज में अगर इनकॉर्पोरेशन करा दिया तो एक सेपरेट लीगल पर्सन बन गया, वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा। ओके डन। चलिए सरकार, आइए सेकंड सर्कुलर पे बढ़ते हैं हम, जो सर्कुलर है रिगार्डिंग इंटरमीडियरी। सर इंटरमीडियरी के लिए सर्कुलर क्या आया वो सुनिएगा आप ध्यान से। सर सिंपल सा, इंटरमीडियरी कौन होता है? जो दो लोगों के बीच में डील करवाता है,
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या सिक्योरिटीज का। वो खुद सप्लाई नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पर्संस। ही इज नॉट सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विस ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। हाँ है ना बच्चों, उसको बोलते हैं क्या, इंटरमीडियरी। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें क्यों सर्कुलर है वो तुम्हें बताता हूं, पहले एक बार पढ़िए आप। इंटरमीडियरी मीन्स अ ब्रोकर, एन एजेंट or any other person by whatever name called who arranges or facilitate the supply of goods or services or both or securities between two persons but does not include a person who supplies such goods or services or both or securities on his own account। वो खुद नहीं बेच रहा है, वो तो बिकवा रहा है। हाँ है ना सर, ब्रोकर है, एजेंट है, तो सर ऐसे केस में उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। तो सर यहाँ पर इंटरमीडिएट की डेफिनेशन में ही क्वेश्चन था कि कौन इंटरमीडिएट के स्कोप में आएगा। अच्छा ये इंटरमीडिएट वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, तो ऐसे केस में सर इंटरमीडिएट सर्विस के केस में सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 8 लगता है, और सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 8 बोलता है सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज लोकेशन ऑफ द सप्लायर शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट के लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। अब सर यहां पर पूरे ट्रांजेक्शन पे टैक्सेबिलिटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा सर अगर कोई सर्विस इंटरमीडिएट के स्कोप में आती है तो, इसलिए द टर्म इंटरमीडिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सर इसको समझाने के लिए बताया है कि सबसे पहला पॉइंट, देयर शुड बी मिनिमम 3 पार्टीज। देयर शुड बी मिनिमम 3 पार्टीज। भाई 2 पार्टी अगर है तो सप्लायर और रेसिपिएंट हो गए वो तो, है ना। तो सर 2 पार्टी नहीं, मिनिमम 3 पार्टी चाहिए, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट, और इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन कराने वाला पर्सन जो एजेंट होगा या ब्रोकर होगा, जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं सर, जो फैसिलिटेट कर रहा है, जो अरेंज कर रहा है ट्रांजेक्शन बिटवीन दिस टू पीपल। सेकंड, 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज होती है इसमें सर, होती है। एक तो मान लो सर बायर है, आप सप्लायर हो, तो सप्लायर ने बायर को गुड्स या सर्विसेज या सिक्योरिटी बेची है, तो आप बेचने वाले, मैं खरीदने वाला, ये तो हो गया मेन ट्रांजेक्शन। और सेकंड, इन दोनों के बीच में डील कराने वाला जो एजेंट है वो भी तो अपनी सर्विस दे रहा है, वो फ्री में काम तो कर नहीं रहा है, तो सर वो जो अपना ब्रोकरेज का या कमीशन का जो बिल लिख रहा है वो है इंटरमीडिएट सर्विस। तो सर यहाँ पे 2 सप्लाई है, एक तो मेन सप्लाई और एक एंसिलरी सप्लाई विच इज फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन दीज 2 प्रिंसिपल्स, दीज 2 पर्संस। क्लियर सर, ध्यान दीजिएगा। थर्ड, इंटरमीडिएट सर्विस प्रोवाइडर टू हैव अ कैरेक्टर ऑफ एन एजेंट, ब्रोकर और एनी अदर सिमिलर पर्सन। देखिए बेटा सर, इंटरमीडिएट की डेफिनेशन जब हम बात करेंगे तो देखो यहां पे जो वर्ड काम आया इंटरमीडिएट मीन्स लिखा है, इंटरमीडिएट इंक्लूड्स नहीं लिखा है। इंटरमीडिएट मीन्स अ ब्रोकर, एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय व्हाटएवर नेम। क्लियर, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, यहां क्लियर वर्ड्स लिखा है कि सर दिस इंटरमीडिएट मीन्स अ ब्रोकर और एन एजेंट जो खुद के बिहाफ पे सप्लाई नहीं कर रहा है, वो मियरली अरेंज कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पर्संस। क्लियर, वही यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है। ओके सर, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विस और बोथ और सिक्योरिटीज ऑन हिज ऑन अकाउंट। सर जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो यहां पर मैं एजेंट नहीं हूं। हाँ, आपने हमारे पेनड्राइव लेक्चर हमारे किसी एजेंट के थ्रू परचेज किए होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है सर, आपके और मेरे बीच का ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट किया है, अरेंज करवाया है। तो नाउ वॉट एवर कमीशन दे आर चार्जिंग फ्रॉम अस इज इंटरमीडिएट सर्विसेज, दे आर नॉट सेलिंग ऑन देयर ओन बिहाफ। हाँ, अगर कोई मान लो मेरे से ये मेरी मान लो पेनड्राइव लेक्चर परचेज कर लेता है, मैंने मान लो 12,000 में सेल कर दिया, अब वो आगे 15,000 में सेल करे, 20 में सेल करे, 5 में सेल करे, ये उनका लुकआउट है, तो वो मेरे एजेंट नहीं है, वो सेल कर रहे ऑन देयर ओन बिहाफ। क्लियर, समझे, कोई मेरा एजेंट है जो मेरे और आपके बीच में डील करा रहे हैं, बीच में कमीशन ले रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट है सब। ओके चलिए सर, पॉइंट नंबर 5, सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर अ सर्विस इज नॉट एन इंटरमीडिएट सर्विस। सर मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है काम, समझना बात को ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल यशवंत मंगल इज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, मैं एक बिल्डर हूं साहब, मैं एक बिल्डर हूं, मैंने आपसे सर एक लैंड परचेज करी, आपने मेरे को लैंड लॉन्ग टर्म लीज पे दे दी साहब, अब उस पे मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, आई एम ए बिल्डर। तो सर बिल्डर तो क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर होते हैं सर, उन्होंने क्या किया, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दे दी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया साहब, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा, माल मटेरियल लेबर सब मेरा 100 करोड़ चार्ज करूंगा, मैंने कहा डन,
नाउ ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मी. अब उसने क्या किया, ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, मान लो मिस्टर रोहित को. मिस्टर रोहित भी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर साहब, उन्होंने काम, मान लो मैंने ये काम दिया था मिस्टर अजय को, और अजय ने सर्विस दे दी सब कॉन्ट्रैक्ट पे किसको, मिस्टर रोहित को. नाउ मिस्टर रोहित इस सब कॉन्ट्रैक्टर इज सप्लाइंग सर्विसेज एट माय लैंड, और सर वहां पे वो बिल्डिंग बना रहे हैं. तो एक तरह से रोहित मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है कि सर मैं बिल्डिंग ये बना रहा हूं, और मेरे को कोई काम होगा तो मैं रोहित को बोल रहा हूं. नो डाउट सर, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मिस्टर अजय से था, अजय का कॉन्ट्रैक्ट था रोहित से. पर हो सकता है रोहित को मेरे से कुछ इंटरेक्ट करना पड़े, कुछ उसको समझना है, तो हो सकता है उसने मेरे से बात करी. इसका मतलब ये है क्या कि रोहित इज एक्टिंग एज ए एजेंट? नो. या मिस्टर अजय इज प्रोवाइडिंग सर्विस एज एन एजेंट? नो. यहाँ पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे काम चल रहा है. यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया अजय को, तो अजय इज प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू मी, एंड रोहित इज प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू मिस्टर अजय. ही इज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट. नहीं, मिस्टर अजय इज एक्टिंग एज एन एजेंट. दोनों ही प्रिंसिपल सप्लाई कर रहे हैं, मेन सप्लाई कर रहे हैं. तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर अ सर्विस इज नेवर एन इंटरमीडियरी सर्विस. क्लियर सर? वही यहाँ पर एबीसी का एग्जाम्पल देखे समझाया हुआ है. देन द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ place of supply of intermediary services under section number 13 of the IGST shall be invoked only when either the location of the supplier of intermediary service or location of the recipient of intermediary service is outside India. दोनों में से कोई एक outside India है तो ही सेक्शन नंबर 13 लगेगा. वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर, कोई खास बात नहीं. क्लियर? अब सर ये जो हमने डिस्कशन किया उसको 4 इलस्ट्रेशन में समझाने की कोशिश करी डिपार्टमेंट ने. हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पर चारों इलस्ट्रेशन हम पढ़ ले तो सो दैट हमारे को एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि सर्कुलर क्या बोल रहा है, और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. हो सकता है देखो कई बार क्या होता है, ये जो इलस्ट्रेशन होता है ना बेटा, जो सर्कुलर में दिए होते हैं, डायरेक्ट एज इट इज इसमें नाम चेंज कर देंगे और वो क्वेश्चन बन के आ जाएगा एग्जाम के अंदर. ध्यान देना बेटा. इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए इज अ मैन्युफैक्चरर. ए इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ अ मशीन. ठीक है साहब. सी हेल्प ए इन सेलिंग द मशीन बाय आइडेंटिफाइंग क्लाइंट बी हु वांट टू परचेज दिस मशीन एंड हेल्प इन फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन बाय ए टू बी. और उसके लिए मतलब सी एक एजेंट हो गया ना सर, साफ ही दिख रहा है. उसके लिए सी चार्जेस ए फॉर हिज सर्विसेज ऑफ लोकेटिंग बी, कस्टमर ढूंढने की सर्विस दी उसने, उसके लिए फीस ले रहा है. एंड हेल्पिंग इन फाइनलाइजिंग द सेल ऑफ मशीन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच सी इनवॉइसेस टू ए, कमीशन का बिल लिखा है बेटा ए को, एंड इज पेड बाय ए फॉर द सेम, और ए उसको अपनी फीस दे देगा बेटा. क्लियर? तो सी अपना कमीशन की तरह काम कर रहा है, ही इज फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी, और अपना फीस चार्ज कर रहा है ए से. Sir, while A and B are involved in the main supply of machinery, C is facilitating the supply of machine between A and B. इसलिए sir, in this arrangement, C is providing ancillary service of supply of arranging or facilitating the main supply of machinery between A and B. Therefore C is an intermediary and providing intermediary services to Mr. A. क्लियर सर? सिंपल सी बात. इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी विच डेवलप्स सॉफ्टवेयर फॉर द क्लाइंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट. ठीक है साहब. अब ए हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर प्रोवाइडिंग सम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशन. अब ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बना के आपके बिजनेस के लिए जो चाहिए हम बनाएंगे, सब आपके लिए सप्लाई कर देंगे आपको. ए ने क्या किया, ये काम क्या कर दिया, आउटसोर्स किया. दिल थाम के देखिएगा बेटा. ए ने आउटसोर्स किया द टास्क ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑफ सॉफ्टवेयर टू सी. कुछ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको सी को आउटसोर्स कर दिया. अब सर सी जब वो सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल बनाएगा तो हो सकता है उसको कुछ इंटरेक्ट भी करना पड़े बी से कि सर इसमें ऐसा बना रहा हूं तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या, वो पूछने के हो सकता है सी को इंटरेक्ट भी करना पड़े. इट डजंट मीन कि सी इज एक्टिंग एज एन एजेंट या ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट. पढ़िए सर, for which C may have to interact with B also to know their specific requirement. In this case, C is providing the main supply of service of design and development of a module of software to the A. तो C A को सर्विस दे रहा है साहब, and thus C is not an intermediary in this case. सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, आउटसोर्स किया है, यहाँ पर वो प्रिंसिपल बेस भी काम कर रहा है. C is providing service to A and A is providing service to B. यहाँ पे कोई एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा. आइए इलेक्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. An insurance company P located outside India requires to process insurance claims of its client in respect of the insurance service being provided by P to its client.
अब पी के कुछ क्लाइंट है जो हिंदुस्तान में है, पी आउट ऑफ इंडिया एक इंश्योरेंस कंपनी है, अब उसको इंश्योरेंस क्लेम जो प्रोसेस करने उसके लिए कोई पर्सन चाहिए यहाँ पे जो प्रॉपरली इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कर पाए। उसके लिए सर पी ने डिसाइड किया टू आउटसोर्स दिस वर्क टू सम अदर फर्म। फॉर दिस पर्पज ही अप्रोचेज क्यू विच इज लोकेटेड इन इंडिया। ध्यान से सुनना, पी ने अप्रोच किया क्यू को, जो क्यू इंडिया में लोकेटेड था, फॉर अरेंजिंग इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस फ्रॉम अदर सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। सर पी ने क्यू को बोला भाई ऐसा कोई आदमी ढूंढ के बता जो हमारे इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस कर पाए इंडिया के अंदर। क्यू ने उसकी मदद करी, क्यू ने ऐसा पर्सन ढूंढा और क्यू ने सर आर को ढूंढ लिया। अब आर क्या करेगा? इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस देगा। अच्छा, अब आर सर्विस देगा किसको? पी को। क्यू ने क्या किया है? केवल दोनों को मिलाया है। पी और आर को मिलाने वाला पर्सन कौन है? क्यू है। क्लियर? क्योंकि पी ने क्यू को क्या बोला, तुम ऐसे किसी पर्सन से हमको मिलवा दो, हमको एक ऐसा कोई पर्सन अरेंज करा दो जो हमारे लिए इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग की सर्विस प्रोवाइड कर पाए और सर हमारा काम हो जाए। उसके लिए सर क्यू ने पी से कमीशन भी लिया है या सर्विस चार्ज लिया 1% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड बाय आर टू बी। तो सर जो भी बिल आर लिखेगा पी को, क्योंकि एक तरह से आर इज प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विसेज टू पी, तो जो भी बिल इसका होगा उसका 1% कमीशन चाहिए मिस्टर क्यू को। क्लियर? एज अ सर्विस फीस मान लो, कमीशन मान लो, कुछ भी मान लो सर। तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ सर, क्यू इज जस्ट अरेंजिंग द सर्विस बिटवीन पी एंड आर, इज एक्टिंग एज एन एजेंट, और वो जस्ट क्या कर रहा है? ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, अरेंज कर रहा है उसने ट्रांजेक्शन। तो सर यस, यहाँ पर क्यू क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट की सर्विस के स्कोप में आएगा और अकॉर्डिंगली प्रोविजंस अप्लाई होंगे। आइए लास्ट इलस्ट्रेशन इस सर्कुलर का, illustration number 4. A is a manufacturer and supplier of computers based in USA, okay, and supplies its goods all over the world, okay. A manufacturer कंप्यूटर का और पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बेचता है, ये यूएसए में लोकेटेड है। As a part of this supply, A is also required to provide customer care service to its customers to address their queries and complaints related to the said supply of computers. उसको कस्टमर केयर सर्विस देनी पड़ती सब। अब सर ए यूएसए में बैठा है, तो ए डिसाइड टू आउटसोर्स the task of providing the customer care service to a BPO firm B। सर ए ने क्या किया? बी को आउटसोर्स कर दिया काम कि हमारे जो भी कस्टमर का इश्यू आएगा, कोई भी कंप्लेन आएगी तो उसको आप रिजोल्व करना। वो कस्टमर केयर सेंटर उसको अपॉइंट कर दिया, एक बीपीओ सर्विस प्रोवाइड करने वाला मिस्टर बी को। क्लियर? बी प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस टू ए बाय इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स ऑफ ए। तो सर जिन भी लोगों ने ए से कंप्यूटर्स परचेज किए होंगे, लैपटॉप परचेज किए होंगे, उन सबके अगर कुछ इश्यू आ रहा है लैपटॉप में तो हम जाते हैं ना सर्विस सेंटर पे। तो सर्विस सेंटर क्या कर रहा है? हमको सर्विस दे रहा है, पर उसके लिए बिल हमको नहीं लिख रहा है, वो मानो डायरेक्ट लिख रहा है किसको? ए को। तो क्या वो एजेंट की तरह काम कर रहा है क्या? आंसर इज नो। सर बी प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज टू ए बाय इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स ऑफ ए एंड एड्रेसिंग और प्रोसेसिंग देयर क्वेरीज और कंप्लेंट्स। इसके लिए बी चार्ज करेगा ए को फॉर दिस सर्विस। बी चार्जेस ए for the services. B is involved in supply of main service of customer care service to A and therefore B is not acting as an intermediary, वो intermediary नहीं कहलाएगा। क्लियर? और ये 3-4 जो एग्जांपल दे रखी है केवल एग्जांपल है, समझने के लिए कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बेटा। क्लियर? डन। ये आपका आईजीएसटी एक्ट का जो एक और सर्कुलर था रिगार्डिंग इंटरमीडिएट खत्म होता है अब। भारत माता की जय। ये वॉल्यूम 1 के बस इतने ही अमेंडमेंट थे, कोई खास नहीं था साहब। आइए सर आगे बढ़ते हैं, हम मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं हम सर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, उसमें कहाँ अमेंडमेंट्स थे वो भी हम देख लेते हैं। ओके सर, आई होप आपको अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं, सर्कुलर भी समझ में आ रहे हैं और माहौल बन रहा है आपके एंड पर। अब सर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में जो सबसे पहला अमेंडमेंट था वो ये है बच्चों कि जहां जहां पूरे मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ था, वहां सेक्शन नंबर 12AA और सेक्शन नंबर 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट लिख दिया। तो ये वर्ड्स सर, वर्ड्स और AB, वर्ड्स और 12AB ये इंसर्ट कर दिए जहां जहां सेक्शन नंबर 12AA था। तो सर ऐसा जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है रे भाइयों। अमेंडमेंट क्या है वो तुम्हें बताता हूं सर। जीएसटी इनकम टैक्स एक्ट में आपको पता होगा जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रस्ट है, वो पहले सेक्शन नंबर 12AA में रजिस्टर्ड होती थी।
अभी नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सेक्शन नंबर 12AB, और वहां पर जैसे मैं इनकम टैक्स का तो एक्सपर्ट नहीं हूं, आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी इनकम टैक्स की, पर हाँ जस्ट जितना मेरे को पता उतना शेयर कर देता हूं। इनकम टैक्स एक्ट में अब बोल दिया कि इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेक्शन नंबर 12AB के अंदर। तो सर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है, जो सेक्शन नंबर 12 में रजिस्टर्ड है, उनको एक टाइम दिया गया है कि इस टाइम के अंदर आप सर नए सेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाना, सेक्शन नंबर 12AB के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना, पर तब तक के लिए तो सेक्शन 12AA भी तो रहेगा सर। इसलिए बस ये जहां जहां सेक्शन नंबर 12AA लिखा था वहां सेक्शन 12AA में जो रजिस्टर्ड है वो, और सेक्शन नंबर 12AB में जो रजिस्टर्ड है ये लिख दिया गया। तो सर आप देखेंगे पूरे मेगा एग्जाम्स लिस्ट में जहां पे भी 6-7 जगह पर सेक्शन नंबर 12AA रेफर हुआ था, वहां सब जगह 12AB कर दिया, ठीक है। तो सर ऐसा जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ठीक, कोई चेंज नहीं है। अब आपको मैं जहां जहां 12AB था वहां मैंने इसके अमेंडमेंट नोट्स में वो सब मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट जो आपको पीडीएफ दे रहा हूँ अमेंडमेंट नोट्स, उसमें लिखा है, ए भी लिखा है उसके आगे। पर सर सारे चीज उसकी वजह से आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत कम अमेंडमेंट है सर, उसकी वजह कोई चेंज नहीं, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 12AB जा है वो देखना है। तो यहाँ 12AB लिखा हमने, फिर यहाँ एनालिसिस में भी 12AB लिखा हमने, क्लियर। देखिए यहाँ पर भी 12AB रेफर किया हमने सर। फिर जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ पे भी 12AA जहाँ जहाँ था वहाँ 12AB कर दिया। तो वो ऐसा वो अमेंडमेंट नहीं, बस 12AB रेफर करना है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ओल्ड एज होम वाली सर्विस के लिए 12AA था, 12AB भी लिख दिया। देन यहाँ पर भी नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, उसमें भी 12AA रेफर हो रहा था, वहाँ पे 12AB लिख दिया सर हमने क्या लिखा, कानून ने लिखा है साहब। आइए अब एक सर्कुलर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आया था सर, अच्छा सर्कुलर है, सुनिएगा ध्यान से सर। आपको और मेरे को ये पता है, हमने ये पढ़ा था कि जो एजुकेशनल बोर्ड होते सर, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, है ना, या कोई स्टेट बोर्ड हो गया सर, ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आते हैं फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे या आपके बच्चे अब देंगे बेटा जल्दी, मतलब आप जल्दी से ये कर लो सर आप सर। तो ऐसे केस में जो बोर्ड फीस हम पे करते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड, इन बोर्ड को क्या बोलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था सर, ये बुक में ऑलरेडी था, पढ़ो सर आप। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज क्लेरिफाइड दैट सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students। हाँ है ना, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स के पर्पज के लिए इन स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स को, एजुकेशनल बोर्ड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा साहब, क्लियर। तो सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्होंने कोई भी सर्विस दी है, उस पर जो फीस लिया उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट, भले वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, क्लियर। प्लस इन्होंने कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कोई भी सर्विस ली है उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा साहब, है ना। तो सर वो सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया और बोल दिया उसके अलावा जो सर्विस होगी दोज विल बी टैक्सेबल। ओके, नाउ सर्कुलर ने क्या क्या बोला वो देख लीजिए आप। फर्स्ट पॉइंट देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड इंक्लूड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन चार्जिंग ऑफ अ फीस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनपुट सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए उनको कोई एग्जामिनेशन हॉल चाहिए बेटा, किसी कॉलेज की सर्विसेज ली उन्होंने। फॉर स्टूडेंट्स एक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल्स, उनको कोई डिग्री देनी है, कोई एक्रेडिटेशन देना है सर, उसके लिए फीस लिया बेटा उन्होंने, सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रेस्पेक्टिव सर्विसेज, क्लियर। इस तरह की कई सारी सर्विसेज देते हैं सर। तो सर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन लिया हुआ है, एनबीई, है ना, ऐसे कई सारे एजुकेशनल बोर्ड से। तो सर इलस्ट्रेटिवली एनबीई प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू कोर्सेज इंक्लूडिंग डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, अब ये एग्जाम के नाम याद करने की जरूरत नहीं बेटा आपको, और एंड फेलो नेशनल बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज एंड करिकुलम फॉर पीजी मेडिकल स्टडीज, जो डॉक्टर्स वगैरह के लिए होता है, होल्ड एग्जामिनेशन एंड ग्रांट डिग्रीज, डिप्लोमाज एंड अदर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। It carries out all the functions as are normally carried out by central or state educational boards and is thus a central educational board। तो सर गवर्नमेंट ने पहले तो ये क्लेरिफाई किया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है इट कैरीज आउट ऑल दोज फंक्शंस जो सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड करता है, इसलिए इसको एजुकेशनल बोर्ड कहा जाएगा। और फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। ओके सरकार, अब इन्होंने ये बात कह दी। अब आपको पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी है
टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, वो एग्जाम्प्ट होती है. सेकंड सर, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन, वो भी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होती है. ये रेफरेंस दिया मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट का. सर फर्दर सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक एग्जाम्प्ट होती है, कौन सी, one of the services provided to an educational institution relating to admission to or conduct of examination is also exempt from GST. ओके मालिक, तो सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली या एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन वाली सर्विस अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी तो वो एग्जाम्प्ट होती है. सब क्लियर. अब पॉइंट आया कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो सर्विसेज दे रहा है वो एग्जाम्प्ट होगी कि नहीं होगी, तो वहां बोल दिया सर जीएसटी इज एग्जाम्प्ट ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट बोर्ड including board such as National Board of Education by way of conduct of examination for the students, including conduct of entrance examination for the admission to educational institution. इसलिए GST shall not apply to any fees or any amount charged by such board for conduct of such examination, including entrance examination. तो National Board of Education ने अगर कोई भी एग्जाम कराया इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जाम और उसके लिए कोई फीस चार्ज किया, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. सेकंड सर ध्यान रखना, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए या एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन, तो एडमिशन वाली बात तो यहाँ पे आती नहीं है. कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अगर इन्होंने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया, सच एज इनवर्ट सप्लाई की बात करूं मैं आपसे, ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज, रिजल्ट पब्लिकेशन, प्रिंटिंग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड्स इनको प्रिंट कराया, क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराया एक्सेट्रा, प्रोवाइडेड टू सच बोर्ड विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट. क्लियर. और सर अदर सर्विसेज जो होगी बेटा, जैसे इन्होंने किसी प्रोफेशनल को या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई एक्रीडिटेशन प्रोवाइड किया सो दैट वो आगे अपना रेस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर पाए, तो सर ऐसे केस में उसके लिए कोई फीस चार्ज किया तो वो एग्जाम के है नहीं सर, वो कंडक्ट ऑफ एग्जाम है नहीं. क्लियर. तो यहां पे लिख दिया क्या, फर्दर जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% अप्लाइज टू अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच बोर्ड्स, नेमली प्रोवाइडिंग एक्रीडिटेशन टू एन इंस्टीट्यूशन और अ प्रोफेशनल, जिसके लिए वो लोग एक्रीडिटेशन फीस चार्ज कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन फी सच एज फी फॉर FMG स्क्रीनिंग टेस्ट, so as to authorize them to provide their respective services. मतलब कुल मिला के अदर सर्विसेज विल बी टैक्सेबल. बस सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए ही फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना है, और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन भी क्या है सर, एजुकेशनल बोर्ड कहलाएगा बेटा. क्लियर. डन सरकार, पॉइंट खत्म होता है. अब आइए एक और सर्कुलर था इसी में आंगनवाड़ी के लिए. सर आपने सुना होगा गाँव में, रूरल एरिया में गवर्नमेंट के आंगनवाड़ी के अंदर तो छोटे छोटे स्कूल, जो प्ले स्कूल होता है ना सर, प्ले ग्रुप जिसको हम बोलते हैं सर, आजकल तो सर जिनके पास अच्छा पैसा होता है सर, वो तो अपने बच्चों को भेज पाते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़ी बड़ी ब्रांडेड स्कूल में जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है सर. क्लियर. पर सर जो पुअर पीपल होते हैं या जो जिनके पास इतना फाइनेंशियल नहीं होता है बैकग्राउंड अच्छा, वो लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए आंगनवाड़ी चलाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू. गवर्नमेंट की एक तरह से ये छोटे स्कूल होते हैं, आपने देखा होगा पेड़ के नीचे बैठ के, कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा, पढ़ रहे बच्चे इस तरह के, पेड़ तो नहीं होते, मतलब पेड़ स्कूल होता है प्रॉपर उसके लिए. तो वहां पर मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो खाना प्रोवाइड किया गया उसके लिए जो फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है कि नहीं है. तो सर पहला बात तो ये आंगनवाड़ी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आता है. ये आंगनवाड़ी भी फॉर्मल सर जो स्कूल होते हैं उसी कैटेगरी में आते हैं सर. अब स्कूल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में रखा हुआ सर, और वहां पर अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एग्जाम्प्ट होता है. पर हाँ सर ये लिखा था सर्विसेज बाय वे ऑफ कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब ये नहीं कि केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो मिड डे मील्स स्कीम स्पॉन्सर कर रही वही एग्जाम्प्ट होगी. सर कैटरिंग सर्विस कोई भी प्रोवाइड करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो एग्जाम्प्ट होगा, भले ही वो कोई प्राइवेट कंपनी हो या सर कोई डोनर हो बड़ा सर, उसने अगर स्पॉन्सर किया है आंगनवाड़ी के लिए मिड डे मील स्कीम, एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर. ये इस सर्कुलर ने डिफाइन किया. क्लियर. तो सर आप तो डायरेक्टली ये पढ़ लीजिए, मैंने बाकी पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है. पढ़ो. अकॉर्डिंगली एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल इट इज क्लेरिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड catering including mid day meals scheme is exempt from levy of GST irrespective, ध्यान से देखना, irrespective of its funding from government grants or corporate donations. कॉर्पोरेट डोनेशन आए, गवर्नमेंट ग्रांट हो या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन डोनेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता और एग्जाम्शन मिलेगा. इसलिए सर फर्दर इन्होंने बोल दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन इंक्लूड आंगनवाड़ी ऑल्सो.
इसलिए services of food to Anganwadi shall also be covered by the said exemption, whether sponsored by the government or through donation from the corporate. ये exempt रहेगी, कोई दिक्कत नहीं साहब इसके अंदर. क्लियर? आई होप ये सर्कुलर भी आपको पूरा समझ में आया और माहौल के साथ आपको पूरा अमेंडमेंट के लेक्चर के साथ सारे अमेंडमेंट या सर्कुलर जो भी वो समझ में आ रहे हैं बच्चों. तो ठीक है मालिक, एक बार आप ये जितने मैंने अमेंडमेंट आपको पढ़ाया है एक बार इनको गो थ्रू कर लो. चलो यहां हम ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद सर लेक्चर नंबर 2 ऑफ अमेंडमेंट्स के लिए मिल लेंगे, सो दैट आपके लिए बिल्कुल हैवी भी नहीं रहे और इजी वे में हंसते हंसते माहौल के साथ आपका अमेंडमेंट भी कवर हो जाए और आपको लगे कि हाँ यार कोई लोड नहीं है, सब माहौल हो गया सर. क्लियर? चलिए पढ़िए. थैंक यू सो मच, लव यू लॉट. और हाँ, हम सारे अमेंडमेंट कवर करेंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. आपको इनके अलावा कुछ और अमेंडमेंट नहीं देखना है, ध्यान देना. ये एग्जाम स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वही अमेंडमेंट्स हम पढ़ रहे हैं. जैसे कोई अमेंडमेंट अगर 31 अक्टूबर 2021 के बाद आया है, जो एप्लीकेबल हो गया उसके बाद, तो सर वो आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम उसको कवर नहीं करेंगे, उसकी बात भी नहीं करेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके बेस पे अगर आपने आंसर लिख दिया तो गलत भी हो जाएगा सर. ओके डन. तो सर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप मस्त रहिए और हाँ खुश होकर पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच, लव यू.